Hi, this is Dr. Shweta. और today's topic is entrepreneurship development, उद्यमिता विकास या जिसको हम शॉर्ट में ई शिप बोलते हैं. ठीक है, तो हमने इस आज के टॉपिक में जो पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का अर्थ एवं परिभाषा, डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का विवरण, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की प्रकृति या विशेषताएं, इम्पॉर्टेंस, नीड और यूजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का महत्व, आवश्यकता या उपयोगिता. अगर क्वेश्चन में महत्व या आवश्यकता या उपयोगिता तीनों में से कुछ भी पूछा जाए तो पॉइंट्स वही सेम रहते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता क्या है. एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड by describing what entrepreneurs do. एक उद्यमी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो भी करता है वो सब उद्यमिता में शामिल होता है. ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आया है उद्यमी. उद्यमी कौन होता है, हु इज द एंटरप्रेन्योर, राइट. अब तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है. इन सिंपल वर्ड्स, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क एंड ब्रिंग्स इनोवेशंस, start something new which has never brought up before. एक उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो जोखिम उठाता है और कुछ ऐसा नया काम करता है जो पहले किसी ने नहीं किया हो. यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो जोखिम उठाना और दूसरा नया काम करना. जब भी हम कोई नया काम करते हैं, कोई एक एंटरप्रेन्योर नया काम करता है तो उसमें रिस्क हमेशा होती है. हमेशा उसको ये नहीं पता होता कि जो काम वो करने जा रहा है वो सक्सेस होगा या नहीं होगा, तो उसमें रिस्क होती है. ठीक है, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर की होती है, एक तो वो रिस्क लेता है और एक वो कोई इनोवेशन करता है, राइट. एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक्स ऑलवेज बिग, बिगर एंड बिगेस्ट, स्टडीज द कस्टमर्स एंड देयर नीड्स, क्रिएट्स वेल्थ एंड प्लान्स अकॉर्डिंगली. उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सबसे अलग सोचता है और करता भी है. वह हमेशा कुछ बड़ा और सबसे बड़ा करने की कोशिश करता है. उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के बारे में, खुद की आय के बारे में सोचकर योजना बनाता है. तो यहाँ पर एक चीज़ हमारे सामने आई है कि जो भीड़ से अलग होकर सोचता है, जो सब लोग कर रहे होते हैं उससे कुछ नया सोच के कुछ नया आइडिया वो लेकर आता है, कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है. वो हमेशा इस कोशिश में रहता है कि वो कुछ बड़ा करे. थिंग्स ऑलवेज बिग. उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के बारे में सोचता है. वो हमेशा इस कोशिश में रहता है कि उसको ये पता रहे कि उसके जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या वांट्स हैं, उनकी क्या डिज़ायर्स हैं और वो उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है. साथ ही साथ वो खुद की आय के बारे में भी सोचता है, क्रिएट वेल्थ. वो अपने प्रॉफिट के बारे में भी प्लान करता है और इन सब चीज़ों को माइंड में रख के वो प्लान अकॉर्डिंगली करता है. उसके अकॉर्डिंग वो प्लान बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू फ्रैंक नाइट, द एंटरप्रेन्योर हु इज अ स्पेशलाइज्ड पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु टेक्स रिस्क एंड मीट द अनसर्टेनिटी. फ्रैंक नाइट ने बताया है उद्यमी वह विशिष्ट व्यक्तियों का समूह है जो जोखिम सहते हैं तथा अनिश्चितता की व्यवस्था करते हैं. फ्रैंक नाइट के हिसाब से यह है कि या तो कोई इंडिविजुअल होगा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा जो रिस्क लेगा. वही चीज़ आ गई है कि रिस्क तो उसको लेना ही है. और दूसरा अनसर्टेनिटी को अरेंज करता है. अनसर्टेनिटी हमेशा हमारे सामने रहती है. कभी भी हमें ये नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. अभी रिसेंटली लॉकडाउन हो गया, कोरोना ने अटैक किया तो पूरी जो इकोनॉमी थी वो मिसबैलेंस हो गई. ये बिजनेसमैन के लिए अनसर्टेनिटी थी. बीच में डीमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी आया, तो ये सब बिजनेसमैन के लिए अनसर्टेनिटी थी. अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इस तरह से उस अनसर्टेनिटी को अरेंज करते हैं कि उससे होने वाले रिस्क को भी वो कवर कर सके. वो हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, यानी सोची समझी जोखिम. उनको ये पता होता है कि जोखिम है, लेकिन वो प्लान इसके अकॉर्डिंग करते हैं कि जितनी भी अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको भी वो अरेंज कर ले और जो रिस्क है उसको वो मिनिमाइज कर ले. ठीक है, तो वो एक एंटरप्रेन्योर होता है. रिस्क हमेशा रहती है उसके किसी भी काम में. इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं. अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, एक्चुअल एंटरप्रेन्योर आर नॉट ओनली एज रिस्क फोकस्ड बट एज अपॉर्चुनिटी फोकस्ड. पीटर ड्रकर के अनुसार
वास्तविक उद्यमी जोखिम केंद्रित ही नहीं वरन अवसर केंद्रित भी होते हैं। रिस्क की बात तो यहाँ पर भी आई है कि रिस्क तो उसको लेना है अगर वो एक एंटरप्रेन्योर है, लेकिन पीटर ड्रकर ने ये बताया कि रिस्क के साथ साथ रिस्क सेंटर होते हुए वो अपॉर्चुनिटी फोकस्ड भी होगा। कैसे होगा कि अगर उसके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आई तो वो सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को कैश करने की कोशिश करता है। उसको ऐसा लग रहा है कि कॉम्पिटिटर के पास अभी ज़्यादा सप्लाई के लिए सामान नहीं है लेकिन डिमांड है, तो वो अपने उस पर्टिकुलर या सिमिलर प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको बढ़ा के ज़्यादा प्रोडक्शन करके उस डिमांड को कंप्लीट कर सकता है। तो वो हमेशा इस कोशिश में रहता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी उसको मिले और वो उसको कैच करके उसको कैश कर ले। तो पीटर ड्रकर ने दो चीज़ें बताई है, रिस्क फोकस्ड एज वेल एज अपॉर्चुनिटी फोकस्ड। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। द एक्ट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। आपने अभी तक ये समझा कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो रिस्क लेता है, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपॉर्चुनिटी को कैश करता है, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो नए नए आइडियाज़ लेकर आता है और अपने बिजनेस को एक्सपांड करता है। तो एक उद्यमी होने का कार्य, ये उद्यमी होने की जो सारी विशेषताएं हैं वो सब मिलके कहलाती है उद्यमिता, वो कहलाएगी एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप शब्द है वो उसका सबसे पहले उपयोग किया था रिचार्ड कैंटिलॉन ने। रिचार्ड कैंटिलॉन यूज द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप एट फर्स्ट इन 17th सेंचुरी। उद्यमिता शब्द का सबसे पहले प्रयोग 17वीं शताब्दी में रिचार्ड कैंटिलॉन ने किया था। ये जो MCQ टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो उसका आंसर होगा रिचार्ड कैंटिलॉन। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। जोसेफ ए शुम्पीटर सेज दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटिव फंक्शन, इट इज़ अ लीडरशिप रैदर देन एन ओनरशिप। जोसेफ शुम्पीटर ने बताया है कि उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। उन्होंने तो सिर्फ इसको नए आइडिया से ही जोड़ दिया है। उनके कहने का ये मतलब है कि जो भी नया काम होता है वो उद्यमिता कहलाता है। नए आइडियाज़ लेकर आना, नए क्रिएशंस लेकर आना, नए व्यूज़ लेकर आना, नई मैथडोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, जो भी आप कुछ नया कर रहे हो वो सब मिला के क्या होगा, वो उद्यमिता होगा। ठीक है, नाउ दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा डिस्क्रिप्शन, इट इज अ 3E कॉन्सेप्ट, 3E, जिसमें से पहला E है एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी, दूसरा E है एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता, और तीसरा E है एंटरप्राइज मतलब उद्यम। एंटरप्रेन्योर कौन है? एक उद्यमी लाभ कमाने के लिए जोखिम उठाकर कोई नया काम करता है तो वो उद्यमी कहलाता है। ठीक है, उद्यमिता एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया जो किसी भी बिजनेस में रिस्क लेने के लिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए या कुछ नया करने के लिए किसी भी एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करती है या ये वो काम करने के लिए उसको प्रेरित करती है। तो ये मिला के क्या हो जाएगा, उद्यमिता। अब जब उद्यमी और उद्यमिता दोनों मिल जाते हैं तो जो नया आउटकम सामने आता है उसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज। तो दिस इज अ 3E कॉन्सेप्ट। जहाँ पर भी आपको उद्यमिता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले वहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं इस चार्ट के थ्रू। उद्यमी प्लस उद्यमिता इज इक्वल टू उद्यम, एंटरप्रेन्योर प्लस एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वल टू एंटरप्राइज। ठीक है, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट, अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनोवेशन, नवकरण। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बिजनेस में जब नए व्यूज़, नई अप्रोचेस, नए कॉन्सेप्ट्स, नई मेथड्स या नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वो कहलाता है नवकरण या इनोवेशन। और ये हम करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं लेकिन उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना और उसको इम्प्लीमेंट करना भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक पार्ट होता है, राइट। नेक्स्ट इज रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, जोखिम वहन क्षमता। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। ये 2 पॉइंट तो किसी भी एंटरप्रेन्योर की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ही कि उसमें इनोवेशन भी होना चाहिए और उसमें रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। अब रिस्क के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? किसी भी बिजनेस की अगर हम बात करें तो
हो सकता है कि कस्टमर्स की जो डिज़ायर्स है वो चेंज हो गई हैं, जो फैशन है वो चेंज हो गई है, प्राइजेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ गए हैं, जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है या जो रिसोर्सेज है उनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई है। तो ये किसी भी बिजनेस की रिस्क हो सकती है, जिसको कवर करता है एंटरप्रेन्योरशिप। रिस्क हर तरह के बिजनेस में, हर तरह की एक्टिविटी में हो सकती है। करोड़ों के बजट की मूवीज़ बनती है, उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो मूवी फ्लॉप होगी या हिट होगी, राइट। रिस्क वहाँ पर भी है। और एक छोटा सा 10 रुपए का भी अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसमें भी रिस्क होती है कि वो प्रोडक्ट सही तरह से मार्केट में रन करेगा या नहीं करेगा। तो आइडियाज़ को लेना और आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना तो एंटरप्रेन्योर का काम है ही, लेकिन उन आइडिया को रन करना, उन आइडिया को सक्सेस होना, दैट इज़ नॉट अ श्योरिटी। यहाँ पर किसी भी एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेना ही पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएटिव अप्रोच। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपनी क्रिएटिव अप्रोच रखता है। एंटरप्रेन्योरशिप का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है क्रिएटिव अप्रोच का होना। एक एंटरप्रेन्योर के वैल्यूज़, उसके व्यूज़, उसके वर्क्स जो हमेशा होते हैं वो हमेशा कुछ नया क्रिएट करने के लिए होते हैं। इस प्रकार वो हमेशा कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब तक वो कुछ नया क्रिएट नहीं करेगा तब तक वो मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाएगा, वो लोगों से आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसका मेन मोटिव ही होता है कुछ ऐसा बनाना जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। उसकी क्रिएटिव अप्रोच, चाहे वो बिजनेस को स्टैब्लिश करने की हो, चाहे वो बिजनेस को रन करने की हो, चाहे वो बिजनेस में नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की हो, हमेशा रहती है। नेक्स्ट इज बिजनेस ओरिएंटेड, व्यावसायिक उन्मुखता। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड होता है और उद्यमिता की प्रकृति बिजनेस फोकस्ड होती है, क्योंकि वो हमेशा अपने सारे एफर्ट्स बिजनेस के लिए प्लान करने में, बिजनेस को रन करने में, प्रॉफिट अर्न करने में, गुडविल गेन करने में ही अपने एफर्ट्स सारे लगाते हैं। उनकी जो जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी उनके ट्रेंड्स होते हैं, वो सब बिजनेस से रिलेटेड ही होते हैं, वो कभी बिजनेस से बाहर ही नहीं आ पाते। और ये ज़रूरी भी होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए करना, क्योंकि अगर उसने कोई बिजनेस इस्टेब्लिश किया है तो उसको 100% एफर्ट्स उसमें अपने देना होते हैं। तो दिस इज़ अ बिजनेस ओरिएंटेड एक्टिविटी। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई अचीवमेंट्स। एक एंटरप्रेन्योर्स की एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई होती है, वो कभी भी छोटा नहीं सोचता। हमने पहले भी डिस्कस किया है इस वीडियो में, ही ऑलवेज थिंक्स बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। वो हमेशा सबसे बड़ा सोचने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा तो वो अपने काम को आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा। और जिन लोगों में ये वाली जो फीलिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स माने जाते हैं, क्योंकि हमेशा वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो कैसे अपने आप को आगे से आगे बढ़ा सकें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। एंटरप्रेन्योरशिप एक रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। कैसे है? अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपना कुछ नया हार्डवर्क करता है, कुछ नया एफर्ट लगाता है, तो वो हमेशा ये कोशिश करता है कि उसको उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा ये कोशिश की जाती है कि जितने भी एफर्ट्स आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो उनके आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलें। कुछ परसेंटेज में ये रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उन नेगेटिव रिजल्ट्स को भी पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करना होती है अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, राइट। नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ चेंजेस। सोसाइटी में जितने भी चेंजेस होते हैं, परिवर्तनों का सूचक जितने भी चेंजेस है, चाहे वो पॉलिटिकल चेंजेस हों, चाहे वो इकोनॉमिकल चेंजेस हों, चाहे वो एजुकेशनल चेंजेस हों, हर एक का जो सिंबल होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है। अब मान लीजिए अभी कोरोना अटैक के कारण लॉकडाउन के से एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से इफेक्टेड हो गया है। अभी ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हो गई है, राइट। तो ये ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करना भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का ही पार्ट होगा, क्योंकि अभी तक तो फेस टू फेस टीचिंग चल रही थी, क्लासरूम टीचिंग चल रही थी, लेकिन एकदम से ऑनलाइन टीचिंग आ गई, जबकि पहले तक इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इतने सारे सेमिनार्स हो रहे हैं ऑनलाइन, इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, इवन रिसर्च के वाइवा तक ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ठीक है, ये जो चेंजेस आए हैं ये सब किसका रिजल्ट है? ये सब रिजल्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का। ये सारे चेंजेस किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, कोई भी अगर चेंजेस हैं तो उसका पहला सिंबल होगा एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल टास्क, सार्वभौमिक क्रिया। अभी जस्ट हमने बात की है कि
एंटरप्रेन्योरशिप एक यूनिवर्सल टास्क है। ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ बिजनेस में ही इम्पॉर्टेंट है, वो एज वेल एज बिजनेस के अलावा जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे मेडिकल फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड है, रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, कमर्शियल है, आर्मी है, सब में एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी होती है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में अनसर्टेनिटी होती है, हर एक फील्ड में रिस्क होती है, हर एक फील्ड में इनोवेशंस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत भी होती है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल टास्क बोला गया है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन यूनिवर्सल टास्क, एक सार्वभौमिक क्रिया है जो हर जगह पर ज़रूरी है और इवन हर जगह का हर लेवल पे भी ज़रूरी है, चाहे वो सबसे स्मॉल लेवल हो, चाहे मीडियम लेवल हो, चाहे वो लार्ज लेवल हो, हर एक लेवल पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी होती है, राइट। तो दीज आर द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता का महत्व, आवश्यकता या उपयोगिता, तीनों सेम चीज़ है। आप ये वाले पॉइंट्स तीनों में से किसी में भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका बैलेंस्ड ग्रोथ। एंटरप्रेन्योरशिप से बैलेंस्ड ग्रोथ होती है। कैसे होती है इसको हम देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है नई नई यूनिट्स को स्टैब्लिश करना, नए नए आइडियाज़ लेकर आना। तो जो अनडेवलप्ड एरिया है वहाँ पर अगर किसी नए यूनिट को स्टैब्लिश कर दिया जाए तो वहाँ पर भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होने लगेगा और वो एरिया भी डेवलप्ड एरिया के इक्वल आने लगेगा। तो इससे ये हो रहा है, हमारा बैलेंस ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों का भी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, वहाँ के लोगों के पास भी इनकम सोर्सेज बढ़ जाएंगे। तो जो अमीरी और गरीबी का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक ग्रोथ जो होगा वो बैलेंस ग्रोथ होगा। जो इम्बैलेंस चीज़ें कहीं पर है तो वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज रैपिड चेंज एंड इनोवेशंस। बिजनेस में नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, मशीनरी को चेंज किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी नई यूज़ की जा सकती है। जो भी फाइनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रोसेस हैं उनमें नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हमारे प्रोडक्शन को मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ही नए आइडियाज़ लेकर आता है और उनको इम्प्लीमेंट करता है। तो ये हर जगह पर ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज रोजगार के अवसरों में वृद्धि। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नई नई इस्टेब्लिशमेंट यूनिट्स को इस्टेब्लिश करने की, नए प्रोडक्ट्स लाने की या नए आइडियाज़ लाने की। तो उससे क्या होगा, अगर कोई नई यूनिट इस्टेब्लिश हो रही है तो उससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है और जो गरीब लोगों को अगर रोज़गार मिलता है तो उनके इनकम सोर्सेज बढ़ते हैं, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने से एक बैलेंस ग्रोथ होने लगता है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वायबल यूनिट्स, सफल इकाइयों की स्थापना। सफल इकाइयों की स्थापना कैसे होती है? एक एंटरप्रेन्योर हमेशा ये कोशिश करता है कि वो जो भी काम कर रहा है उसमें वो सक्सेस हो। तो जो भी यूनिट की वो इस्टेब्लिशमेंट करेगा उसमें 100% वो ये अपने एफर्ट्स डालेगा कि उसकी जो इकाई है, उसकी जो यूनिट है वो सक्सेसफुल हो, राइट। बहुत कम चांसेस होते हैं उस यूनिट के फेल हो जाने के, क्योंकि वो प्लान ही उसके अकॉर्डिंग करता है सारी चीज़ों को। इवन वो जो सिक यूनिट्स हैं उनको भी रिन्यू कर लेता है, उनमें भी कुछ नया आइडिया लगाकर उसको भी नया करने की कोशिश करके उसको भी पूरी तरह से ठीक कर लेता है, जो खुद पर्सनली उसके लिए भी और सोशली भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, नेशन के लिए भी। नेक्स्ट इज तीव्र आर्थिक विकास। तीव्र आर्थिक विकास कैसे होता है? अभी हमने यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किए कि सफल इकाइयों की स्थापना होगी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, तीव्र परिवर्तन होंगे, नवकरण होंगे, संतुलित विकास होगा। तो इससे तीव्र आर्थिक विकास तो होना ही है, क्योंकि जैसे जैसे नए उद्योग स्थापित होने लगेंगे वैसे वैसे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने लगेगी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और एक आत्मनिर्भर समाज का निर्माण हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि लोग खुद से आत्मनिर्भर हो जाएंगे और वो लोगों दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। इससे अपराधों में भी कमी होगी और हमारा जो विकास है वो तीव्र गति से होगा। नेक्स्ट, विभिन्न समस्याओं में कमी। जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें सोसाइटी में नज़र आ रही है, जैसे कि इलिटरेसी, अशिक्षा, पॉवर्टी, गरीबी है हमारे यहाँ, सामाजिक अपराध, सोशल क्राइम्स होते हैं, लो लाइफ स्टैंडर्ड, निम्न जीवन स्तर, ड्रॉवरी, दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न, श्रमिक शोषण, बाल मजदूरी हम जो देखते हैं कई जगहों पर होती है। तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती है एंटरप्रेन्योरशिप से, क्योंकि सफल इकाइयों की स्थापना हो रही है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है, लोगों को
पैसा मिल रहा है जिससे अभी तक जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे या खुद अपनी शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, अब से वो शिक्षा के प्रति और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षित कराने की कोशिश करते हैं। अशिक्षा की समस्या समाप्त हो जाती है। दूसरा, गरीबी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्योंकि उनके पास पैसा आने लगता है, उससे उनका लाइफस्टाइल भी ऊपर उठता है। जो क्राइम्स हैं उनकी संख्या कम होती जाती है क्योंकि क्राइम्स हमेशा पैसे के लिए होते हैं, और अगर उनके पास पैसा मिलना उनको स्टार्ट हो गया है तो ये प्रॉब्लम भी वहाँ पर सॉल्व हो जाती है। जो ड्रॉबरी वाली प्रॉब्लम है, जो बाल श्रम वाली प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे इससे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट, साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। किसी भी बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज होते हैं, लाइक वो नेचुरल रिसोर्सेज हों, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो मिनरल्स हों, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के एफर्ट्स हों, चाहे वो कैपिटल हो, इन सब का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होने लगता है क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर हमेशा ये कोशिश करता है कि उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उनका 100% यूटिलाइज कर ले। अगर उसके पास ह्यूमन बीइंग्स है, उसके पास लेबर है, तो जितने भी वर्किंग आवर्स उसके पास है वो पूरे टाइम उनसे पूरा काम लेते रहे ताकि कोई भी आइडियल लेबर ना रहे। दूसरा, अगर उसके पास कैपिटल है तो वो उसकी कैपिटल को इस तरह से यूटिलाइज करे, अगर ज़्यादा कैपिटल है तो वो कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, कम कैपिटल है तो उसको अरेंज कर सकता है, और कैपिटल को इस तरह से मैनेज करे कि कहीं भी कोई वेस्टेज ना हो। दूसरा, रॉ मटेरियल अगर उसके पास है तो वो हमेशा ये कोशिश करता है कि रॉ मटेरियल वेस्ट ना हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज ना हो, मशीनरी ऐसे ही ना चलती रहे, सिर्फ प्रोडक्शन के टाइम पे मशीनरी चले। तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो कोशिश करता है कि वो उनका मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता रहे। तो ये सब पॉसिबल है सिर्फ एक बेहतर एंटरप्रेन्योरशिप से। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण में सहायक। उद्यमिता एकमात्र ऐसा फैक्टर है जो उत्पादक कार्यों में पूंजी को इन्वेस्ट करने में हेल्पफुल हो सकता है, राइट? किसी भी एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस एस्टैब्लिश किया, उसमें उसने कैपिटल लगाई, उससे उसको जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को उसने उसी बिजनेस में फिर से लगाया, फिर धीरे 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 उसका प्रॉफिट बढ़ता जाता है और वो अपनी कैपिटल को फिर दूसरे बिजनेस में भी इन्वेस्ट करने लगता है। तो इस तरह से पूंजी निर्माण होने लगता है, ठीक है। जैसे जैसे पूंजी निर्माण होने लगता है, नई नई यूनिट्स एस्टैब्लिश होने लगती है, लोगों को रोजगार मिलने लगता है, तो पर पर्सन जो इनकम है वो भी बढ़ती है और साथ ही साथ नेशनल इनकम भी बढ़ने लगती है। तो इस तरह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो उद्यमिता पर्सन, एक इंडिविजुअल से लेके पूरे नेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूरे राष्ट्र के लिए एक इसकी अलग ही इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। Please like the video and subscribe the channel, and if you want any other video on any other topic of commerce, you can write in the comment box below. Thank you so much.